आर स्टार्टिंग विद द थ्योरी ऑफ डिमांड, और ये हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के बुक का। तो इसमें सबसे पहले फ्यू चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला क्या चीज़ हम पढ़ेंगे कि डिज़ायर और वांट में क्या डिफरेंस है। डिज़ायर होते हैं हमारे ख्वाब। हम क्या, अब सपोज एक पुअर पर्सन है, उसकी पॉकेट में 200 रुपये है, पर वो डिज़ायर कर रहा है, सपने देख रहा है एक बहुत अच्छी कार ख़रीदने का। ठीक है, पैसे कितने हैं? 200 रुपये उसकी पॉकेट में, और डिज़ायर, सपना क्या देख रहा है? कार ख़रीदने का। इज़ इट पॉसिबल? नो। तो ये क्या है? सिर्फ ख्वाब। अब वांट क्या है? वांट भी डिज़ायर ही होते हैं, पर अब उसकी एबिलिटी है उसको बाय करने की। इसमें क्या एग्ज़ाम्पल हम फ्रेम कर सकते हैं कि एक पुअर पीपल है, उसको कोई कहीं से लॉटरी लग गई, अब उसके पास इनफ मनी है कि वो एक कार ख़रीद सके। तो अब पहले जो उसका एक ख्वाब था, डिज़ायर था, वो अब उसकी क्या बन गई है? वांट। मतलब ऑल्दो अभी भी वो उसकी नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी क्या होता है? ज़रूरत। अब वो कार के बिना भी काम चला सकता है क्योंकि कार एक लग्जरी आइटम है, पर फिर भी वो डिज़ायर कर रहा है कि वो कार पा ले, और अब उसके पास इतने पैसे भी हैं उससे बाय करने के लिए, तो अब वो उसकी वांट बन जाती है। फिर याद रखना कि डिमांड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिमांड को या तो हम प्राइस की फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं, या हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड। तो अब हम प्राइस के टर्म्स में कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे ही आपकी प्राइस चेंज होगी, आपकी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी। अब सपोज़ किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, तो मैं उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दूँगी, और वाइस वर्सा। और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो याद रखिए, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी चीज़ की कितनी डिमांड होगी, ये कौन बताता है? टाइम। अगर अम्ब्रेला की बात करें तो उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड कब होगी? जब रेनी सीज़न चल रहा है, और किसी सीज़न में अम्ब्रेला की उतनी डिमांड नहीं होगी। तो टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ऐसी 4 चीज़ें होती हैं मेन, जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है, जिन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? एक है क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, कितना कॉमोडिटी मैं बाय करना चाहती हूँ। विलिंगनेस टू बाय, क्या मैं बाय भी करना चाहती हूँ उसे या नहीं। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस कितना है उस कॉमोडिटी का। और पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पे मैं उसको बाय करूँ। अब बेसिकली जो एक डिमांड है वो 2 तरह की डिमांड ही हो सकती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल, मेरी डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड है, पर जो ओवरऑल लोगों की डिमांड है वो मार्केट डिमांड है। तो अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पहले पढ़ेंगे, फिर हम मार्केट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो पहला डिटरमिनेंट जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकता है, पहली ऐसी चीज़ जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकती है, इस प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर मेरी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो मैं उसकी ज़्यादा डिमांड करूँगी। अगर मेरी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं उसकी कम डिमांड करूँगी। तो इसमें ऑपोजिट रिलेशन है जो हमें दिख ही रहा है। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है हम कॉमोडिटी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस ज़्यादा हो रहा है हम कॉमोडिटी कम डिमांड कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। याद रखना, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स मतलब 2 गुड्स की बात करेंगे इसमें हम, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर सिंपल टर्म्स में बात किया जाए तो ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज़ मैं कहीं पर चाय पीने गई, अब उसके पास चाय नहीं मिल रही, तो ऐसा कौन सा और गुड आपको समझ आएगा जो चाय को रिप्लेस कर दे? तो वील से कॉफ़ी।
ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, एक कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही दूसरी ले ली, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। वेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो साथ में ही यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक पेट्रोल एंड कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, और पेट्रोल खाली का क्या यूज़ विदाउट कार, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम इनके वो पढ़ते हैं इफ़ेक्ट। सपोज़ मेरा प्राइस बढ़ जाता है कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, पर कॉफ़ी की नहीं, किसकी बढ़ेगी, टी की। जैसे ही कॉफ़ी महंगी होगी, अब लोगों को टी सस्ती लगेगी तो डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी, तो प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करें तो एक चीज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से दूसरी चीज़ में भी डिक्रीज़ दिखेगा। डिक्रीज़ या इंक्रीज़। चलो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ पेट्रोल के दाम गिर जाते हैं, अब पेट्रोल चीप हो गया तो लोग कार ज़्यादा बाय करें, एंड वाइस वर्सा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो लोग बोलेंगे यार क्या फ़ायदा कार लेने का, जब पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो दे विल डिमांड लेस। फिर आता है तीसरा फैक्टर, तीसरे फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या बोलते हैं कि आपकी इनकम का भी इम्पैक्ट आपकी क्वांटिटी डिमांड पे आता है। तो याद रखना, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, एक हमारे होते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का क्या मतलब है। सपोज़ मेरी इनकम बढ़ जाती है, पहले जितनी मेरी इनकम थी अब मेरी इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ने की वजह से जो कमोडिटी मैं बाई कर रही थी पहले, वो भी मैं बढ़ा दूँगी। अगर मेरी इनकम घट जाएगी तो जो कमोडिटी मैं पहले बाय कर रही थी उससे मैं कमोडिटी गिरा दूँगी। सिंपल इफ़ेक्ट है। इनकम बढ़ेगी तो मैं क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दूँगी, इनकम गिरेगी तो मैं क्वांटिटी डिमांड भी घटा दूँगी। पर इन्फीरियर गुड्स में उल्टा होता है, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो अभी भी मैं क्या घटिया क्वालिटी के राइस खाना पसंद करूँगी, नहीं, अब मैं अच्छे राइस खाना चाहूँगी, अच्छी क्वालिटी के, या नॉर्मल राइस खाना चाहूँगी। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड मैं कम कर दूँगी। जैसे ही मेरी इनकम घटेगी, इन्फीरियर गुड्स पे आ जाऊँगी वापस और वही बाय करना शुरू कर दूँगी। आई होप इट्स क्लियर। फिर फोर्थ फैक्टर आता है हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कि बहुत सिंपल सा है। अगर फैशन चेंज होता जा रहा है तो फैशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी क्वांटिटी डिमांड में। अब मुझे ज़रूरत नहीं है फटी हुई जीन्स पहनने की, बट मैं सिर्फ इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि फ़ैशन ट्रेंड चल रहा है उसका। तो जैसे ही फैशन या ट्रेंड आता है किसी चीज़ का, तो लोग उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड या फिर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस एंड फ्यूचर, मतलब अगर मुझे लग रहा है किसी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो मैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीद के रख लूँगी, डिमांड ज़्यादा कर लूँगी। ठीक है, सपोज़ मुझे लग रहा है गोल्ड बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है, तो मैं गोल्ड को परचेज़ करके रख के लूँगी, मतलब मैं गोल्ड की डिमांड बढ़ा दूँगी। अब दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, है चेंज इन डिमांड, और ये उतना ही ईजी है। देखो, अगर आपकी डिमांड में फ़र्क आ रहा है पर वो उसी प्राइस की वजह से आ रहा है, उसी कमोडिटी की प्राइस की वजह से आ रहा है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है पर वो प्राइस के अलावा और किसी और फैक्टर की वजह से आ रहा है, तो वो चेंज इन डिमांड है। एग्ज़ाम्पल, डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इन दैट केस इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस की डिमांड में फ़र्क आया क्योंकि प्राइस ऑफ पेप्सी चेंज हुआ,
पेप्सी के प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आया, तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। पर अगर डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक, देन इट इज़ चेंज इन डिमांड। प्राइस डिमांड पेप्सी की बढ़ी या घटी क्योंकि कोक के प्राइस में चेंज आया, पेप्सी के प्राइस में चेंज नहीं आया। पेप्सी का प्राइस पहला जितना था अभी भी उतना ही है, पर कोक के प्राइस में चेंज आने की वजह से पेप्सी की डिमांड में चेंज आया। ये होता है हमारा चेंज इन डिमांड। तो अगर आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है क्योंकि आपने अपने प्राइस को बढ़ाया या घटाया है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। पर अगर आपकी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है क्योंकि दूसरे किसी ने या फिर किसी और फैक्टर से प्राइस बढ़ा है, घटा है, तो पर उस कमोडिटी का प्राइस नहीं गिरना चाहिए या बढ़ना चाहिए, दूसरे किसी और का प्राइस बढ़ा है कमोडिटी का, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी में चेंज आया है, तो दैट इज़ चेंज इन डिमांड। अब 3 ना बड़े बेसिक से मार्केट डिमांड के सिर्फ 3 ही डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। पहला है साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सपोज बोल रहे मार्केट डिमांड के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो वाले फैक्टर्स तो सारे हैं ही हैं, पर उसके साथ 3 और ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सपोज़ एक इलाके में वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिमांड फॉर कॉस्मेटिक भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेस। दूसरा है सीज़न एंड वेदर। सपोज़ विंटर चल रहा है तो हमारी वुलन क्लोथ्स की डिमांड होगी, अगर रेनी सीजन चल रहा है तो हमारी अम्ब्रेला की ज़्यादा डिमांड होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी जगह पर, तो मेरी डिमांड ऑफ कमोडिटी ज़्यादा होगी। पर अगर कहीं ऐसा है जहाँ पे इनकम ही नहीं है, कई बंदों के पास और कईयों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, उस केस में मेरी डिमांड जो है वो लो होगी एज़ कम्पेयर टू द केस डिस्कस बिफोर। तो जो अभी मैंने बात की थी कि डिमांड फंक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, तो वही 5 फैक्टर्स हैं जो अभी हमने पढ़े। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में क्या है, डी डिमांड फॉर कमोडिटी, की कमोडिटी की डिमांड क्या है, प्राइस क्या है उस कमोडिटी का, प्राइस क्या है रिलेटिव गुड्स का, इनकम क्या है कंज्यूमर की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर क्या है। और डिटर्मिनेंट में ऑफ मार्केट डिमांड में भी सेम डिटर्मिनेंट्स रहेंगे इंडिविजुअल वाले, प्लस 3 और ऐड ऑन हो जाएंगे। एक है प्राइस एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा सीजन एंड वेदर, एंड तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, अब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ है जो क्या बोलता है कि हमेशा एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में। उनका कहना है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घट जाती है और प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड का कहना है। इसमें उन्होंने कुछ एजम्पशंस रखी है, तो 5 एजम्पशंस क्या है। पहला कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो उसके जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका प्राइस नहीं चेंज हो रहा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी नहीं चेंज हो रहा, कांस्टेंट है। इनकम भी कंज्यूमर की सेम रहेगी, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में ज़्यादा या कम होगी। और टेस्ट और प्रेफरेंस भी सेम रहेंगे। ऑल्दो इसमें से बहुत सारी ऐसी एजम्पशंस हैं जो बहुत चांसेस हैं कि गलत हो जाए, पर इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें इन 5 एजम्पशंस को कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा कि बंदे का टेस्ट भी नहीं चेंज हो रहा, उसकी इनकम भी सेम है, प्राइस भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी सेम है, उसकी इनकम भी सेम है, और उसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इस कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा। इसी के साथ अब हम इसके लॉ ऑफ डिमांड के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या बोलता है, इन्वर्स रिलेशनशिप है जो मैंने अभी बताया ही कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, क्वांटिटी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी।
दूसरा है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड नॉट डिक्लेयर इन द अमाउंट ऑफ चेंज। बस एक बता देता है कि किस डायरेक्शन में, कि उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही है या बढ़ रही है, बस ये इतना बता देता है, पर ये नहीं बताता कि कितना बढ़ रही है। फिर है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा है तो डिमांड भी 10% से डिक्रीज़ होगी। अगर प्राइस 10% से बढ़ा है तो हमें नहीं पता कि क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड हमारी कितने से डिक्रीज़ होने वाली है। वन साइडेड रिलेशनशिप बताता है, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो हमेशा हम चेंज इन प्राइस का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी देखते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी में क्या होगा, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी में क्या होगा, पर इसका उल्टा इफेक्ट हम कभी नहीं पढ़ते कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा प्राइस में इफेक्ट, और क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस में क्या इफेक्ट होगा।